लेकिन नितिन के मुंह से ये शब्द सुनते ही हेड आदर्श पूरी तरह से आग बबूला हो गए। तो साहसी तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई? क्या सीनियर से ऐसा ही बात करते हैं? क्या तुम्हें पता नहीं कि मेरी रैंक क्या है और तुम मुझे नाम से बुला रहे हो? क्या तुम्हारी इतनी हिम्मत है कि तुम मुझे अपने नाम से ही बुलाओ? क्या आगे कोई सीनियर वीनियर नहीं लगा सकते तुम, या फिर हेड या कुछ और? आपकी शिष्टाचार कहाँ गए? नितिन के मुंह से इस तरह के शब्द सुनने के बाद में हेड आदर्श का चेहरा पूरी तरह से काला पड़ गया। क्या मेरे आदर्श? अरे मेरे आदर्श तो मेरे पास में ही है। और नितिन फिर धीरे से हंसा और उसने अपनी मुट्ठी पीछे की तरफ रख ली और उसने बड़ी नरमी से पूछा, हेड आदर्श, क्या मैं आपसे एक बात पूछ सकता हूँ? क्या आप मुझे बता सकते हैं कि आप हेड दिलीप के क्या लगते हैं? नितिन की वह बात सुनने के बाद में हेड आदर्श थोड़ी देर के लिए हड़बड़ा गए और उन्होंने शांति से जवाब दिया, हाँ मैं बता सकता हूँ। हम दोनों 7 स्टार मास्टर टीचर्स हैं और इसी के साथ में हम दोनों को एक साथी माना जा सकता है। और रोसाट एम्पायर मास्टर टीचर पवेलियन के अंदर हमें एक सहकर्मी भी माना जा सकता है। अच्छा सहकर्मी, ठीक है चलो। जिसके बाद में नितिन दिलीप की तरफ पलटा और उससे कहा, जूनियर क्या तुम मुझे बताओगे कि तुम मुझे क्या कहकर बुलाते हो? बिना किसी हिचकिचाहट के दिलीप ने कहा, जी सीनियर, मैं आपको सीनियर टीचर कहकर बुलाता हूँ। अच्छा तो आपने सुन लिया ना कि दिलीप मेरे को क्या कहकर बुलाते हैं। और क्योंकि अब ये सभी जानने के बाद में अब आपको बता देता हूँ कि अब आप और हेड दिलीप दोनों के दोनों एक सहकर्मी हैं और वे मुझे सीनियर बुलाते हैं। और इससे ये साफ साफ पता चल रहा है कि आपको भी अब मुझे सीनियर कहकर ही बुलाना होगा, क्योंकि वह मेरे से एक पीढ़ी छोटे हैं। तो क्या अभी भी आपको लगता है कि मेरे को आपको पूरे नेम से बुलाना चाहिए? फिर वह सभी बातें कहने के बाद में नितिन थोड़ी देर के लिए रुक गया और वो कुछ सोचने लगा, मुझे क्या बुलाना चाहिए, तुम्हें क्या बुलाना चाहिए। फिर थोड़ी देर बाद में वह सोचता है और उससे कहता है, हाँ मुझे एक नाम याद आया, मेरे को तुम्हें जूनियर आदर्श कह के बुलाना चाहिए, है ना? लेकिन नितिन का तो कुछ और ही सीन था। उसको देखते हुए हेड आदर्श अपनी जगह पर जम गया और अब वह ऐसा लग रहा था कि धरती फट जाए और वह उसके अंदर समा जाए। वह अपना मुंह छुपाकर यहाँ से निकल लेना चाहता था, लेकिन अब उसके पास में कोई और रास्ता भी नहीं था। लेकिन उसी के साथ में उसका चेहरा लाल हो गया और वो जल्दी से हेड दिलीप की तरफ पलटा और उससे पूछा, क्या ये कह रहा है जो सच है? ये आखिर कहना क्या चाहता है? क्योंकि आखिरकार उसको समझ नहीं आ रहा था कि आखिर कैसे एक 7 स्टार मास्टर टीचर 6 स्टार मास्टर टीचर को सीनियर कहकर बुला सकता था, क्योंकि ये तो एक अपमानजनक बात थी। हेड आदर्श की बात सुनने के बाद में हेड दिलीप ने बड़ी नरमी से जवाब दिया, हेड आदर्श, जो नितिन कह रहे हैं वह सच है, क्योंकि नितिन के जो टीचर हैं वह मेरे ग्रैंड टीचर हैं और इसी के ध्यान में रखते हुए नितिन मेरे सीनियर हुए। उन सभी शब्दों को सुनने के बाद में हेड आदर्श को समझ में नहीं आ रहा था कि अब उनको क्या करना चाहिए, क्योंकि मास्टर टीचर्स के लिए ये बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट हुआ करता था। शिष्टाचार और वरिष्ठ था। अगर कोई भी उनसे बड़ा होता है तो उनको सीनियर कहकर ही बुलाया जाता है। उसके बाद में वो कुछ भी नहीं कर सकते थे, चाहे से नितिन के पास में कोई शक्ति हो या ना हो। लेकिन फिर भी अगर उसका टीचर उनसे ज्यादा बड़े पद का हो और उनका वो टीचर हो तो फिर उन्हें उनकी डायरेक्ट स्टूडेंट को सीनियर कहकर बुलाना ही होगा, चाहे से वह कैसा भी हो। उदाहरण के लिए ले लें तो अगर मास्टर शेख है, वह एक 9 स्टार मास्टर टीचर है और उनका कोई भी डायरेक्ट स्टूडेंट जिसको कुछ भी नहीं आता हो तो उसके साथ में भी वैसा ही व्यवहार करना होगा जैसा कि मास्टर शेख के लिए किया जाता है। उसे भी सीनियर कहकर ही बुलाना होगा, क्योंकि ये सभी मास्टर टीचर्स के नियमों में से एक था। वहीं दूसरी ओर हेड आदर्श का इरादा तो ये था कि नितिन को वह अपमानित करे। वह उसको एक सबक सिखाना चाहते थे, लेकिन किसने सोचा था कि जिसको वह सबक सिखाने जा रहा था वह उसी का ही जूनियर बन जाएगा। उसे अभी विश्वास नहीं हो रहा था, लेकिन वह अपने आप को बहुत ज्यादा दबा हुआ महसूस कर रहा था। आदर्श की इस तरह की हालत को देखते हुए नितिन थोड़ी देर हंसा और उसने कहा, तो चलिए आप ही बताइए कि अब आपको मेरे को क्या बुलाना चाहिए? क्या आपको मुझे पूरे नाम से बुलाना चाहिए या फिर मैं आपको आदर्श कहकर बुला सकता हूँ? हेड आदर्श इस बात का खंडन करना चाहते थे कि वह ऐसा नहीं कर सकता, लेकिन फिर भी वह कुछ नहीं बोल पाए। इसीलिए उन्होंने अपना हाथ हिलाया और कहा, केवल आप सीनियर हो इसलिए ये जरूरी नहीं है कि आपको उसके लिए ही कोई सम्मान दिया जाए। अगर आपको खुद के लिए एक सम्मान चाहिए तो पहले आपको मानव जाति के लिए एक योगदान देना होगा, उसके बाद में ही आपका सम्मान किया जाएगा। ये नहीं कि आपका टीचर कितना बड़ा है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपका टीचर ज्यादा ऊंची रैंक पर है तो आपको भी सम्मान दिया जाएगा। केवल आपको सीनियर बोला जा सकता है, लेकिन आपको सम्मान नहीं मिलेगा उस चीज से। हेड आदर्श ने अपना सिर ऊंचा करते हुए नितिन को समझाया। उदाहरण के लिए आप कबीर को ले लीजिए, वो 6 स्टार मास्टर टीचर है और मास्टर टीचर अकेडमी के एक वाइस स्कूल हेड भी थे।
लेकिन जब उन्होंने मानव जाति के लिए गद्दारी का काम किया और उन्होंने राक्षसों से हाथ मिलाया, तब से उनका सम्मान करना किसी के लिए भी सही नहीं था। हेड आदर्श ने सखी बघारने वाले लहजे के अंदर नितिन से कहा, और हेड आदर्श की बात सुनने के बाद में नितिन ने कहा, आपके इस तरह के एटीट्यूड को देखते हुए तो मुझे लगता है कि आपने बहुत ज्यादा योगदान किया है। और नितिन की इन सभी शब्दों को सुनने के बाद आदर्श तो एक अलग ही ऊंचाई तक पहुंच चुका था। उसने एटीट्यूड से कहा, हाँ, मैं 14 वर्ष की आयु के अंदर पहले राक्षस मारा था। मैंने आज तक कुल मिलाकर 47 अलौकिक राक्षसों को मारा था, और आज तक मेरे पास में मानव जाति के लिए कुल योगदान पॉइंट्स 22 हो गए हैं। उन शब्दों को सुनने के बाद में कॉम्बैट मास्टर वेदांत और सभी प्रिंसिपल के साथ में अन्य लोग सभी की आंखें ऊंची हो गई और उन्होंने सम्मान से हेड आदर्श को देखने लगे। यहाँ तक कि स्कूल हेड उत्कर्ष भी प्रभावित हुए बिना नहीं रह सके। लेकिन उन सभी शब्दों को सुनने के बाद में नितिन को समझ नहीं आ रहा था कि ये आखिर योगदान पॉइंट्स होते क्या हैं। इसीलिए वह जल्दी से हेड शंकर की तरफ मुड़ा और उनसे पूछा, हेड शंकर, आखिरकार ये योगदान पॉइंट्स होते क्या हैं? मुझे इनके बारे में कुछ नहीं पता, क्या आप मेरे को बताएंगे? ये देखते हुए कि उनके प्रिंसिपल को कुछ पता नहीं चल रहा था कि यहाँ पर हो क्या रहा है। हेड शंकर ने थोड़ी देर के लिए सोचा और उसके बाद में उन्होंने बताया, दानवों को मारना योगदान के रूप में माना जाता है, मानव जाति को बचाना योगदान के रूप में माना जाता है, और ऐसे बहुत से काम जो मानव जाति के लिए किए जाएं उनको भी महत्व दिया जाता है और उनको भी एक योगदान के रूप में माना जाता है। लेकिन ये केवल एक प्रणाली है जिसको केवल मास्टर टीचर पवेलियन द्वारा ही योगदान पॉइंट्स दिए जाते हैं। पहले उस योगदान को देखा जाता है कि वो कितने पॉइंट्स योग्य है, उसके बाद में उसको योगदान पॉइंट्स दिए जाते हैं, और ये मास्टर टीचर अकेडमी के अंदर नहीं दिए जाते। इस प्रणाली का केवल मास्टर टीचर पवेलियन के पास में ही अधिकार होता है, और इसीलिए तो मास्टर टीचर अकेडमी के लिए अंदर इसके लिए कोई भी बुक्स नहीं थी, जिसकी वजह से नितिन को इसके बारे में कुछ भी पता नहीं चला। वह सभी बातें सुनने के बाद में नितिन ने केवल अपना सिर हिला दिया, क्योंकि इतना तो उसको भी पता था कि अगर किसी भी चीज को लेना हो तो उसके लिए योगदान का आदान प्रदान किया जा सकता था, क्योंकि आखिरकार मास्टर टीचर पवेलियन ऐसे ही तो कोई इंपोर्टेंट कलाकृतियों को ऐसे किसी मास्टर टीचर को नहीं दे सकता था। इसीलिए वह योगदान पॉइंट्स का यूज किया करता था। और इसके साथ में एक चीज ये भी हुआ करती थी कि इसके साथ में कोई भी मास्टर टीचर अगर योगदान देना चाहे और अगर उसको योगदान पॉइंट्स की आवश्यकता हो तो उसको एक मिशन करना होता था, जिसके बाद में उसको योगदान पॉइंट्स मिलते थे, और जिसके साथ में वह मानव जाति की हेल्प भी कर दिया करता था। और उन्हीं का मनोबल बढ़ाने के लिए योगदान पॉइंट्स का भी जारी किया गया था। और इस पॉइंट पर आते आते नितिन ने पूछताछ जारी रखी और उसने पूछा, आखिरकार योगदान पॉइंट्स को हासिल कैसे किया जाता है? हेड शंकर ने जवाब देने से पहले एक पल के लिए सोचे और उन्होंने कहा, योगदान पॉइंट्स, इसके लिए भी मास्टर टीचर पवेलियन के पास में एक दिशा निर्देश है जिसके अंदर उसके बारे में सब कुछ लिखा जाता है कि योगदान किस तरह का था, उसको माप कर ही उसके पॉइंट्स दिए जाते हैं। लेकिन मैं इसके बारे में ज्यादा कुछ नहीं जानता, लेकिन मैं ये जरूर जानता हूँ कि जब आपने सभी संत जानवरों को अपने बस में किया और क्लाउड ब्रिज का वो खतरा हमारे मानव जाति के ऊपर से हटा दिया, तो उसके बाद में आपको उससे 5 पॉइंट्स मिले थे। क्या कहा? 5 पॉइंट? बस? दिन अवाक रह गया, क्योंकि वो सब तो संत लेवल स्टेज 1 के सारे जानवर थे और उनको पकड़ने के बाद में भी केवल मेरे को 5 ही पॉइंट मिले। ये तो बहुत ही ज्यादा कम थे। और ये 5 योगदान पॉइंट्स, 22 योगदान पॉइंट्स, ये आगे तो कुछ भी नहीं। नितिन की कंफ्यूजन देखते हुए हेड शंकर ने उसे समझाया, हाँ बेशक वो बहुत सारे ताकतवर है और वो बहुत ज्यादा हिंसक भी है, लेकिन वो अधिकतर अपना समय क्लाउड ब्रिज के ऊपर बिताया करते थे और वो केवल डार्क मूड नाइट पर ही बाहर निकला करते थे और उसी वक्त उनकी केवल भगदड़ हुआ करती थी। लेकिन इसके अलावा तो वो कुछ भी नहीं किया करते थे और इसी को देखते हुए केवल आपको इसके लिए केवल 5 पॉइंट ही दिए जाते हैं। हेड शंकर को पहले इसके ऊपर विश्वास नहीं हो रहा था कि जो प्रिंसिपल इतने सारे संत जानवर पकड़े हैं उसके बदले केवल 5 ही पॉइंट्स थे। लेकिन जब उन्होंने पवेलियन से सही से पूछा तो उसको पता चला कि वो यही कारण था कि वह ज्यादा मानव जाति के ऊपर खतरा नहीं थे, इसी कारण से उनको केवल इतने ही पॉइंट्स दिए जाएंगे। हेड शंकर की वो सभी शब्द सुनने के बाद में नितिन को समझ आया और उसे पता चला कि आखिरकार उसको केवल इतने ही योगदान पॉइंट्स क्यों मिले थे, क्योंकि उसने पहले ही हेड उत्कर्ष को मना कर दिया था कि आपको वहाँ पर हुई सारी घटनाओं के बारे में बाहर नहीं बताना है। इसीलिए हेड उत्कर्ष ने भयानक और वहाँ पर हुए ब्लू हॉर्न बीस्ट के बारे में नहीं बताया था। इसी कारण से उसको कम पॉइंट्स मिले थे, वरना उसके भी बहुत सारे पॉइंट्स होते। वो दोनों इस तरह से बात कर रहे थे, अचानक से हेड दिलीप बीच में बोलते हैं, हेड आदर्श, अभी सीनियर नितिन थोड़े से छोटे हैं, लेकिन अगर ये बड़े होंगे तो मुझे पक्का विश्वास है कि ये बहुत सारे योगदान पॉइंट्स को इकट्ठा कर लेंगे। चलो, और इसके साथ में इन्होंने कबीर के बारे में तो बताया, जिसके बाद में तो हमें उनसे छुटकारा मिला। हेड दिलीप ने कमरे के अंदर जो तनाव था उसको कम करने के
के लिए कुछ शब्द कहे। हेड दिलीप को ये नहीं पता था कि नितिन ने क्लाउड मिस्ट्रीज के ऊपर जो योगदान दिया था वो कितना बड़ा था, लेकिन उससे अलग केवल उनको कबीर के बारे में पता था, इसीलिए उन्होंने केवल कबीर के टॉपिक को ही छेड़ना सही समझा।